अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम UNHRC भी कहते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और इसका मेन कारण क्या है सुर्खियों में बने रहने का, ये भी जानेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि UNHRC है क्या, कैसे करती है और इसके सदस्य देश कितने हैं और किन मुद्दों को ये मेन मानती है, मानव अधिकार क्या है और इसको ये उल्लंघन करने से किस तरह से रोकती है, इसकी सदस्यता ख़त्म करने के लिए किस तरह की प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इसकी सदस्यता पाने के लिए किस प्रणाली का किया जाता है, और इस तरह की चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्यों सुर्खियों में बना हुआ है UNHRC। तो देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया है, जो रूस है उसको संयुक्त राष्ट्र की नागरिकता को निलंबित करने के लिए इसकी नागरिकता को निलंबित करने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव डाल दिया है संयुक्त राष्ट्र परिषद में। और इसको और ज़्यादा समझने के लिए बढ़ते हैं आगे। इस प्रस्ताव को किसके द्वारा डाला गया? अमेरिका द्वारा रूस को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए पेश किया गया है। गौरतलब है कि रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की राजधानी कीव के निकटवर्ती शहरों से पीछे हटने के दौरान नागरिकों की हत्या के आरोप भी लगे हैं, है ना। आरोप लगे हैं कि जब रूसी सेना पीछे होने लगी तो क्या किया उन्होंने, वहाँ के जो मासूम नागरिक थे उनका कत्लेआम किया, उनकी हत्या कर दी। वहाँ के नागरिकों का जो सैनिक भी नहीं थे उनकी खामखा हत्या कर दी, इसलिए डाला गया। और फिर इसके बाद क्या है, इसके पक्ष में जो प्रस्ताव पेश किया अमेरिका ने, इसके पक्ष में वोटिंग भी हुई, जिसमें से 93 देश जो थे उन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाल दिया। जो बचे हुए थे उसमें से 24 देशों ने क्या किया, प्रस्ताव के विरुद्ध में मत डाल दिया। और 58 देश थे जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मत प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया, वो अलग रहे। उसमें से भारत भी एक है, उसने भी मतदान नहीं किया। भारत का स्टैंड यही रहा है कि शांति और अहिंसा को तत्काल शांति बनाई जाए और अहिंसा को तत्काल समाप्त कर दिया जाए, और सभी एक दूसरे से ये हो कि मिलजुल कर आगे बढ़े। भारत का स्टैंड तो सिर्फ यही रहा है, और जिसके कारण इन्होंने चुनाव मत की प्रक्रिया में भाग भी नहीं लिया। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे हम UNHRC। अब हम इस UNHRC के बारे में जानेंगे कि UNHRC है क्या। UNHRC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर ही एक अंतर सरकारीय निकाय है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 47। ये विश्व भर में मानव अधिकारों, ये किस लिए जानी जाती है? मानव अधिकारों के संवर्धन संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। अगर किसी का भी मानव अधिकार और किसी का देश का या नागरिकों का मानव अधिकार का हनन होता है तो वो उसके लिए स्टैंड लेती है, उसके लिए खड़ी होती है। ये प्रत्यक्ष रूप से 193 सदस्यों वाली महासभा को रिपोर्ट करता है। और ये क्या करता है? महासभा को रिपोर्ट करता है। पृष्ठभूमि क्या रही है इसकी स्थापना से रिलेटेड कैसा रहा है पहले, तो ये अब समझते हैं हम। इसकी स्थापना हो गई थी 2006 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सहायक संस्थान के रूप में संकलन है 16/251 द्वारा की गई थी।
इसने वर्ष 1946 से वर्ष 2006 तक संचालित पूर्ववर्ती संस्थान, इससे पहले जो पूर्ववर्ती संस्थान थी, मानव अधिकार आयोग को प्रतिस्थापित किया है। मानव अधिकार आयोग को वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसे हम ECOSOC के रूप में भी जानते हैं, इस तरह की उसने सहायक संस्थान के रूप में स्थापित हुई थी। अब क्या हुआ, आयोग का प्रारंभिक अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को स्थापित करना। इसका क्या कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र विकसित करना, ये इनके कार्य हैं। अधिदेश और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की भूमिका, ठीक है, ये देखिए। अब हम देखते हैं अधिदेश और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भूमिका, इसकी क्या भूमिका है, इस पे भी देखते हैं। ये समस्त मानव अधिकार सहित सभी को मूल स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसका उद्देश्य क्या है? अशिष्टता को ख़त्म करना, है ना, व्यवस्था का जो उल्लंघन करते हैं, जो मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं, उसको रोकना, उसका मुकाबला करना और उसको रोकने के लिए सिफारिश करना। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर मानवाधिकारों की मुख्य धारा को बढ़ावा देने और समन्वय स्थापित करना। मुख्य धारा को क्या करते हैं? ये बढ़ावा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मानवाधिकार को बचाया जा सके, मानवाधिकार को मुख्य धारा में लाया जा सके के रूप में कार्य करता है। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चयुक्त कार्यकाल OHCHR से मौलिक और तार्किक सहायता प्राप्त करता है, जो संयुक्त राष्ट्र सचिव के अधीन कार्यरत है, ठीक है, या कार्यालय है। इसके निर्णय, संकल्प और सिफारिश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। सदस्यता, अब हम देखेंगे कि इसकी सदस्यता किस तरह से, कितने सदस्य हैं, इसकी सदस्यता की क्या प्रणाली है ना, इसकी सदस्यता किस तरह से रद्द की जा सकती है। सदस्यता, यह कितने सदस्य होते हैं? परिषद में भौगोलिक क्षेत्र द्वारा विभाजित 47 सदस्य देश शामिल हैं। और कौन कौन से हैं, इसको इन्फोग्राफी में देखते हैं। अफ्रीका है, ये हैं अफ्रीका, 13 हैं इसमें। एशिया प्रशांत के देश कितने हैं? 13 हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश 8 हैं। पश्चिम यूरोपीय और अन्य देश कितने हैं? 7 हैं। और पूर्वी यूरोपीय देश 6 हैं। टोटल हो जाते हैं 47 देश। अब देखिए यहाँ पे पात्रता या सदस्यता बोल सकते हैं हम कि कैसे बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य परिषद में स्थान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। जो संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य परिषद में स्थान, ये क्या, संयुक्त राष्ट्र में सभी सदस्य, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य हैं, वो सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। देशों को उनके क्षेत्रीय समूह द्वारा नामित किया जाता है एवं गुप्त मतदान, ये क्या है, गुप्त मतदान के माध्यम से महासभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसके लिए पूर्व बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे क्या करवाया जाता है, अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए गुप्त मतदान करवाया जाएगा और आपको निर्वाचित होने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होगी। महासभा मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ संबंध में उनकी सर्वेक्षित प्रतिज्ञाओं और प्रतिबंधों के लिए उम्मीदवार राष्ट्रों के योगदान को भी ध्यान रखें। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गुप्त मतदान होता है,
बहुमत पूरा होना चाहिए, तब आप जाके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के सदस्य बनते हैं। ये तो क्लियर हो गया। महासभा मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करता है ना। सबकी स्वतंत्रता को निर्धारित करता है। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इसकी अवधि क्या होती है ये भी देख लेते हैं। अवधि होती है इसकी अवधि परिषद के सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए सेवारत रहते हैं और लगातार दो कार्यकालों की सेवा के पश्चात तत्काल पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होते। मतलब 3 वर्ष की अवधि होती है और फिर 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। फिर इसके बाद अगर लगातार दो बार कार्यकाल इनका आ जाता है तो फिर वो दोबारा इस पद के लिए खड़े नहीं हो सकते। सदस्यता का निलंबन कैसे होता है? अब इस पद से हटाया भी जा सकता है, और क्यों हटाया जा सकता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये भी देखते हैं। यदि परिषद का कोई सदस्य मानव अधिकार अशिष्टतापूर्ण उल्लंघन करता हुआ पाया गया है ना, या दोषी पाया गया या उपस्थित सदस्य, तो उसको कैसे हटाएंगे? जो सदस्य देश होते हैं उसमें उसके 2/3 मतदान के साथ उसकी सदस्यता पूर्णतः ख़त्म कर दी जाती है। अब देखते हैं बैठकें। परिषद का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। कहाँ स्थापित है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थापित है। ये देखिए जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे बताया गया है बैठकें। इनकी बैठकें कहाँ होती हैं और ये कार्य कैसे करते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। बैठकें। परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इनका मुख्यालय है। और इनकी बैठक कुछ 10 या 10 से अधिक सप्ताहों के लिए प्रति वर्ष 3 या 3 से अधिक सत्रों के लिए होती है। 1/3 परिषद सदस्यों के समर्थन से किसी भी परिषद सदस्यों के अनुरोध पर विशिष्ट मानवाधिकार स्थिति या मुद्दों पर विशेष सत्र आयोजित कर सकता है। अब क्या है कि मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। 10 या 10 ये क्या होता है? 10 या 10 सप्ताहों से अधिक दिन के लिए भी इसकी बैठकें होती हैं जो 3 सत्रों में पूरी होती हैं। और परिषद सदस्यों के अनुरोध पर विशिष्ट मानवाधिकार, जो परिषद के सदस्य होते हैं उनके अनुरोध पर विशिष्ट मानव अधिकार स्थिति और मुद्दों को विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है। UNHRC के महत्व क्या है? महत्व अब बताएंगे UNHRC के महत्व। तो हम देखेंगे UNHRC का महत्व क्या है। राष्ट्र के बीच संवाद के लिए मंच। एक सबसे बड़ा क्या है कि राष्ट्र के बीच संवाद का सबसे बड़ा मंच बन जाता है UNHRC। यह परिषद अन्य हितधारकों के सहयोग इनपुट के साथ राष्ट्रों के बीच संवाद के रूप में कार्य करता है। संवाद और सहयोग के माध्यम से राष्ट्रों के बीच संवाद के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। फिर ये क्या आ जाता है? मानव अधिकारों की निगरानी के लिए विशेष प्रक्रिया होती है। परिषद के विभिन्न प्रक्रिया के अधिदेशों को सृजित या नवीकरण किया। यह विशेष प्रक्रिया प्राथमिकता वाले विषयों से संबंधित या गंभीर मानवाधिकार समस्या वाले विशिष्ट देशों के मानवाधिकारों की निगरानी, विशिष्ट मानवाधिकारों की निगरानी के लिए भी उपयुक्त है। मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा भी करता है।
यह परिषद सार्वभौमिक अवधि समीक्षा UPR का भी प्रबंध करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के समग्र मानवाधिकार रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। ठीक है, UPR क्या है? एक तरह का ये समीक्षा करती है मानव अधिकार का। यह एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के समग्र मानवाधिकार रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है? इसके अतिरिक्त परिषद को मानवाधिकारों का उल्लंघन के कथित प्रतिरूप पैटर्न की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसके वर्किंग ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशंस, वर्किंग ग्रुप ऑफ सिचुएशंस परिषद को अशिष्टतापूर्ण उल्लंघनों के सुसंगत प्रतिरूप के पुष्ट दावों को रिपोर्ट करती है। यह कार्रवाइयों के लिए सिफारिश करती हैं। अब ये क्या आता है? नागरिक समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। नागरिक समाज की भागीदारी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। यह मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है। अब मानव अधिकार के जितने भी संगठन हैं, वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कोई से भी संगठन हो, उस जो मानव अधिकार की सुरक्षा करते हैं, उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। इसलिए परिषद की मानव अधिकारों के क्षेत्र में सरकार, क्षेत्रीय संगठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान और नागरिक समाज के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती है। अन्य महत्व भी हैं UNHRC के। यह राष्ट्रों द्वारा किए गए मानवाधिकार दायित्वों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है। संबंधित सदस्य राष्ट्रों के परामर्श से और उनकी सहमति से सलाहकारी सेवाएं, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करती हैं। राष्ट्रों को विशिष्ट कार्रवाई करने या कुछ सिद्धांत को बनाए रखने के लिए प्रस्ताव जारी कर सकती है, अथवा यह संवेदनशील मसलों पर भी जांच करवा सकती है। UNHRC की उपलब्धियां क्या हैं, ये भी देखते हैं। अब हम UNHRC की उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। UNHRC की उपलब्धियां क्या हैं? ठीक है, ये देखिए UNHRC की उपलब्धियां, ये हमने बना दिया ऐसे निशान, अब आपको समझ में आएगा। तो देश विशिष्ट रिपोर्ट और जांच आयोग। फर्स्ट है देश विशिष्ट रिपोर्ट और जांच आयोग की स्थापना कर दी गई है कि कहीं मानव अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा, ये भी तो पता होना चाहिए। वर्ष 2006 से वर्ष 2015 के बीच विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत देश विशिष्ट रिपोर्ट की संख्या 104% की वृद्धि हुई और स्वतंत्र विशेष को स्थायी निमंत्रण जारी करने वाली सरकारों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 104 हो गई। रेजोल्यूशंस ऑन इंटरनेट फ्री स्पीच। वर्ष 2012 में UNHRC ने सर्वसम्मति से इंटरनेट पर व्यक्तियों के स्वतंत्र भाषण की रक्षा के लिए अंगीकृत किया और यह अपनी तरह ये एक तरह का पहला संयुक्त राष्ट्र संकलन था, जिसमें ये इंटरनेट पर जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र भाषण की उनकी रक्षा की जाए। आजकल देखते होंगे कि कुछ भी कोई भी बोल देता है। तो ईरान पर विशेष प्रतिवेशन। ईरान की फांसी की सज़ा की अत्यधिक उच्च दर, स्वतंत्र न्याय प्रणाली पर प्रतिबंध, नियत प्रक्रिया के उल्लंघन, महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरोध, व्यवस्थान भेदभाव पर हवाला देते हुए वहाँ मानवाधिकार की दयनीय स्थिति को रेखांकित किया गया है। पहला क्या है, ईरान में तो पहले ये फांसी की सज़ा ही इतनी ज़्यादा क्रूर है, उसको
उसके खिलाफ़, और जो भेदभाव होते हैं, महिलाओं के अधिकार भी वहाँ पे छीन लिए गए हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए UNHRC अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। उल्लंघन के रोकथाम पर संकल्प, यह संकल्प जिसे वर्ष 2020 में अंगीकृत किया गया है, राष्ट्रीय लचीलेपन के निर्माण में राज्यों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आवश्यकता रेखांकित करता है। साथ ही इसमें परिषद द्वारा उल्लंघनों को रोकने और मानवाधिकारों को आपात स्थिति के लिए तत्वरीय अनुक्रिया करने के लिए संवाद और सहयोग का सहारा लेने की संभावना को रेखांकित करता है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार, अब ये है मानवाधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी आता है एक तरह का। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता वर्ष 2021 में UNHRC के सदस्यों द्वारा सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ और अब देखिए ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि जो हमारा स्वस्थ पर्यावरण है वो भी मानव अधिकार का ही हिस्सा है, जो 2021 में UNHRC द्वारा सुरक्षित कर दिया गया कि हाँ ये मानव अधिकार का ही हिस्सा है, जिसमें स्वच्छ पानी, जल जो भी है वो होना चाहिए। तो क्या करता है UNHRC की उपलब्धि के देश विशिष्ट रिपोर्ट, अभी जैसे हमने देखा, एक बार फिर देख लेते हैं। ये देखिए, देश विशिष्ट रिपोर्ट जांच आयोग जांच करवाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ, जांच के लिए रिपोर्ट और जो सर्वसम्मति जो इंटरनेट पर व्यक्तियों की स्वतंत्र जिसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशंस ऑफ इंटरनेट स्पीच, जिसमें 2022 में UNHRC ने सर्वसम्मति से इंटरनेट पर व्यक्ति जो भाषण देता है स्वतंत्र रूप से दे पाए, है ना, उसके लिए प्रस्ताव अंगीकृत किया था। और ये मतलब बहुत बड़ा बदलाव भी था। ईरान पर विशेष प्रतिवेदन, मतलब ईरान में जो चीज़ें गलत हो रही है मानव अधिकार के खिलाफ, उसके खिलाफ भी याचिका डाली गई, उसके खिलाफ भी चीज़ें हुई। उल्लंघन के रोकथाम का संकल्प की मतलब कोई भी मानवाधिकार का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब क्या है, जो स्वच्छ पर्यावरण है वो मानव अधिकार का हिस्सा है। 2006 में UNHRC के सदस्यों 2006 में स्वतंत्र पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता 2021 में मिल गई, है ना। में UNHRC के सदस्यों ने एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और संसाधन पर्यावरण के मानवाधिकार के मान्यता देते हुए संकल्प अंगीकृत किया। अब ये क्या है कि जो हमारा स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार है वो मानवाधिकार का ही हिस्सा है, जो हमें 2021 में UNHRC के सदस्यों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। ये हमारा अधिकार और मानवाधिकार के अंतर्गत ही डाल दिया। अब देखिए ये आता है हमारा टॉपिक क्या है, मानवाधिकार परिषद से जुड़ी चिंताएं भी हैं कुछ, और वो क्या हैं देखते हैं। मानवाधिकार से संबंधित चिंताएं, पहला तो ये है कि सदस्यता मापदंड, इसके लिए उम्मीदवार को मानवाधिकार के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होगी, और राष्ट्रों को मतदान करने समय नामांकित सदस्य राष्ट्र के मानवाधिकार रिकॉर्ड को ध्यान में रखना होगा। ये दोनों ही नियम मूल से अपरिवर्तनीय हैं, ठीक है। पहला क्या है, सदस्य जो हैं सदस्य मापदंड क्या है, इसके लिए उम्मीदवारों को मानव अधिकारों के उच्चतम मानकों के प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, तभी वो सिलेक्ट हो सकते हैं। और फिर ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के मानव अधिकारों पर भिन्न भिन्न विचार हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं, उनके अपने अपने विचार हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका चाहता क्या है ये भी देख लेते हैं। अमेरिका चाहता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र ही
ही इसके सदस्य बने, उसके पात्र बने। इस तरह के मापदंड लोकतंत्र के अर्थ पर इस तरह का जो मापदंड था वो लोकतंत्र के अर्थ पर बहस उत्पन्न कर देता है कि लोकतंत्र वास्तविक में है क्या। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब क्या है, किसी भी विषय में राष्ट्रों में मानवाधिकार रिकॉर्ड के माप और उनके संबंधित रैंकिंग विवादास्पद हैं। इसके परिणाम स्वरूप परिषद में कभी ऐसे देश भी शामिल हो जाते हैं जो व्यापक रूप से मानवाधिकारों का हनन करते हैं। मतलब UNHRC में ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं, ऐसे देश भी शामिल हो जाते हैं जो खुद ही मानव अधिकारों की रक्षा तो करते नहीं हैं, बट हाँ सदस्य बनेंगे, मानवाधिकारों का प्रचार करेंगे, बट वो खुद नहीं करेंगे वो काम, वो दूसरों को बोलेंगे करने के लिए कि मानवाधिकारों की रक्षा कीजिए। हम तो नहीं करेंगे बट आप कीजिए। परिषद निर्वाचन के प्रतिस्पर्धा का अभाव। क्या होता है, परिषद निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। परिषद निर्वाचन में निर्वाचन के समय परिषद में निर्वाचन प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। कुछ निर्वाचकों में क्षेत्रों समूहों द्वारा परिषद के रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक देशों की सटीक संख्या को नामित करने के पश्चात देशों में उनके निर्विरोध रूप से भाग लिए हैं। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2021 का निर्वाचन ही ले लो। और अब देखते हैं, राजनीतिकरण की आशंका भी है। यदि मानवाधिकार के हितों और राष्ट्रीय हितों का टकराव होता है, अगर मानवाधिकार के हितों, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर मानवाधिकार के हितों राष्ट्रीय हितों का टकराव होता है तो आमतौर पर क्या होता है, इसमें आमतौर पर राष्ट्रीय मानव अधिकारों के हितों के बजाय हम राष्ट्रीय हितों के पक्षधर बन जाते हैं और हम राष्ट्रीय हितों के लिए ही वोट करते हैं। इस प्रकार परिषद राजनीतिकरण का शिकार हो जाता है। जैसा कि मानव अधिकारों के संरक्षण पर राजनीतिक हितों को विशेषाधिकार देने वाले निर्णयों को स्पष्ट करती है। मानवाधिकार रक्षकों के विरोध प्रतिशोध। परिषद में बोलने के लिए आमंत्रित NGO प्रतिनिधियों को दमनकारी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा बाधित किया जाता है। क्या होता है, मानवाधिकार रक्षकों का विरोध भी किया जाता है। उसका क्यों, कि परिषद में बोलने के लिए जो आमंत्रित NGO वाले होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता। NGO प्रतिनिधियों को दमनकारी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा बाधित किया जाता है। मतलब उनकी बातें नहीं सुनी जाती, अपनी ही बातें आगे रखी जाती हैं। अन्य और भी क्या होता है देखते हैं। महासभा में परिषद के बंद मतपत्र निर्वाचन संदिग्ध मानवाधिकार रिपोर्ट वाले देशों को परिषद के लिए चुने जाने के आसान बन सकता है। मानवाधिकारों का हनन करने के लिए मानी जाने वाली सरकारी प्रविष्टियों और वक्ताओं को चुनौती देने के बजाय सरकारों की प्रतिष्ठा को गृहीत किया जाता है। यह प्रक्रिया इन्हीं देशों को उन देशों का आलोचना करने हेतु एवं मंच प्रदान करती है। इसके पास समस्या सकारात्मकता मानवाधिकार रिकॉर्ड हो सकते हैं। अनेक विशेषज्ञों ने कुछ सदस्य राष्ट्रों द्वारा सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा UPR की सिफारिश को अस्वीकार करने और UPR प्रक्रिया को गैर भागीदारी के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर आम सहमति बनाना हमेशा की तरह कठिन हो जाता है। आगे की तरफ
प्रतिक्रियात्मक सुधार की आवश्यकता भी है। कुछ विशेषज्ञों के नीति निर्माण के परिषद के निर्वाचकों में खुले मतपत्रों की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा है ताकि देशों को उनके मतों के लिए सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराया जा सके। विशेषज्ञों ने 2/3 मतदान की सीमा को भी कम करने का सुझाव दिया है ताकि परिषद के सदस्यों को हटाना आसान हो सके। फर्स्ट ये है कि कुछ विशेषज्ञ ये भी चाहते हैं कि जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो गुपचुप ना हो, वो सार्वजनिक की जाए कि कौन सा देश किसको वोट दे रहा है और उसकी जवाबदेही है कि ऐसा उन्होंने क्यों और किस कारण से दिया है वोट। प्रतिशोध से मानवाधिकार रक्षकों की संरक्षण करना। यदि किसी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षणों के विरोध प्रतिशोध के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं और उसे सुधारने में विफल रहता है तो उसे परिषद में शामिल होने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सार्वभौमिक अवधित समीक्षा UPR को सृष्ट करना और व्यवस्थित अनुवर्तीय एवं कार्यान्वयन और अधिक कठोर परीक्षण को अपनाने के माध्यम से किया जा सकता है। इसे परिषद के निर्वाचन के लिए चयन प्रक्रिया का अंग भी बनाया जा सकता है। यह राष्ट्रों को भौतिक और तकनीकी सहायता में प्रावधान के लिए उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों से संबंध रखता है। ठीक है, अन्य उपाय क्या हो सकते हैं इसमें कुछ सुधार लाना हो तो राष्ट्रीयकरण। देखिए, राजनीतिकरण को कम करने और आम सहमति बनाने हेतु यथा समय और सटीक सूचना का प्रावधान हो। मतलब यहाँ पे राजनीतिक मानवाधिकार में कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ जो यथार्थ है, जो सच है और जो सटीकता है, जो सूचना मिलनी चाहिए वो ही हो। राजनीतिकरण किसी तरह का ना किया जाए जब मानवाधिकारों की बात होती है तो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्व और प्रतिबद्धता का राष्ट्रीय कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और मानवाधिकार स्थितियों को संबोधित करना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तकनीकी सहायता और समझौता निर्माण सहायता और मानवाधिकार रिपोर्ट के लिए अतिरिक्त संसाधनों के विवरण का भी सृष्टता करना, ये भी सम्मिलित है। सामूहिक संहार के हथियार और आयुध WMD सुर्खियों में क्यों बना हुआ है ये भी जान लेते हैं। हाल ही में सामूहिक संहार के आयुधों और हथियारों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में सामूहिक संहार आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का विशेष संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। सामूहिक संहार आयुष और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिवेशन है। संशोधन विधेयक 2022 में सामूहिक संहार में आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों को प्रतिषेध अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान करता है। 2005 का अधिनियम देखते हैं। 2005 का अधिनियम सामूहिक संहार के हथियारों और उनकी आपूर्ति के साधनों से संबंधित, आपूर्ति के जो साधन है उससे भी संबंधित विधि विरुद्ध क्रियाकलापों जैसे कि निर्माण कार्य हो गया, परिवहन और हस्तांतरण, एक दूसरे से जगह दूसरे किसी को देना, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक तरह का अपराध ही माना जाएगा। हालिया संशोधन में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को वित्त पोषक को शामिल करने हुए
विधि क्रियाकलापों का विस्तार करता है। यह संशोधन विधेयक व्यक्तियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सामूहिक संहार के हथियारों और उनकी आपूर्ति प्रणाली में संबंधित किसी भी तरह के क्रियाकलाप में अगर पाई जाती है तो वो मतलब जो कानून बनाया जाए, जो विधेयक बनाया है, उसका उल्लंघन माना जाएगा। यह केंद्र सरकार को ऐसे क्रियाकलापों को संलग्न जो शामिल होते हैं, ऐसे लोगों की वित्तीय संपत्ति को क्या करते हैं, जब्त कर लेना, है ना, या उसको फ्रीज कर देना, कुर्की कर देना, तो उसका पूरा हक होता है सरकार का कि वो ऐसा कर सकती है। प्रमुख घटनाक्रम जिससे संशोधन की आवश्यकता है। कौन कौन से घटनाक्रम है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है? अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के साथ संरेखित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित संगठनों जैसे कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों के दायरे का विस्तार करना, WMD गतिविधियों के वित्त पोषण पर कठोर निर्णय लेना। जो इस तरह के मानव संहार की जो कोशिश की जाती है, बनाया जाता है या इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज के टाइम पे उभरते जोखिम के साथ साथ तालमेल बिठाने के लिए अब हमारा क्या है, प्रमुख घटनाओं संशोधन के उभरते जो जोखिम है आजकल, परमाणु बम, जैविक हथियार का यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो समस्याएं दिन पे दिन उभर रही हैं उसे किस तरह निपटा जाए उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। प्रौद्योगिकरण प्रगति के साथ नए नए प्रकार के खतरे आए हैं जिसके संदर्भ में मौजूदा कानूनों में प्राप्त प्रावधान शामिल नहीं हैं। इसमें ड्रोन के क्षेत्र में विकास, बायोमैकेनिक लैब, अधिकृत कार्य सभी का जो दुरुपयोग किया जाता है आतंकवादी गतिविधियों में, इनके लिए भी कानून बनाने चाहिए, इनके लिए भी प्रावधान बनाने चाहिए कि किस तरह का इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, जो अभी नहीं है। सामूहिक संहार के आयुध और हथियार, WMD के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून WMD की कोई एकल आधिकारिक परिभाषा नहीं दी जा सकती और इस अधिव्यवस्थित का तात्पर्य आमतौर पर परमाणु, जैविक या रासायनिक NBC हथियारों को शामिल करना समझा जाता है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज़ के अनुसार सामूहिक संहार का हथियार एक परमाणु, रेडियोलॉजी, रासायनिक, जैविक या अन्य उपकरण होते हैं जिसके उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों की क्षति पहुंचाना होता है। इसलिए इसे हथियारों के एक वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नलिखित क्षमता रखते हैं। वो किस तरह की क्षमताएं हैं ये भी देखते हैं। ये कम समय में अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। जो जैविक हथियार होते हैं लाखों नागरिकों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण को खतरे में डालने और विनाशकारी प्रभाव के माध्यम से भविष्य पीढ़ियों पर खतरा बनती है। यहाँ तक कि विषाद और जहरीले रसायन लोगों की मौत का कारण भी बनता है, मनुष्य जीवों और पौधों की क्षति पहुँचाता है, रोग उत्पन्न करता है, शत्रुतापूर्ण उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है और दूसरे परमाणु विस्फोट हो गए, जैसे रसायन, जैविक हथियार हो गए, और आतंकवादी भी इसका उपयोग करते हैं बड़ी मात्रा में जनसंहार करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़े खतरे के रूप में भी देखा जाता है। आज पूरी दुनिया ऐसा लगता है बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। सामूहिक संहार और उसकी परिधान प्रणाली विधि विरोध क्रियाकलापों का प्रतिषेध, है ना, अधिनियम 2005 में किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी 3 प्रकार के WMD यानी अर्थात परमाणु, रासायनिक और जैविक जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनकी आपूर्ति प्रणाली तथा संबंधित सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी के संबंध में विशिष्ट विरुद्ध क्रियाकलापों के प्रतिबंधित करने के लिए संबंध में एक एकीकृत व्यापक कानून प्रदान करता है।
2005 के तहत मतलब जो इस तरह के क्रियाकलाप करता है उसके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई के लिए ये कानून बनाया गया है, जो कि विरोध क्रियाकलाप में जो इस तरह के कार्य में पकड़ा जाता है उसके लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं। इसमें इस प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड और व्यवस्था भी की गई है, जैसे कि न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि का कारावास, आजीवन विस्तार योग्य तथा जुर्माना आदि। इस अधिनियम में वर्ष 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प यूएनएससी इस अधिनियम को 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प यूएनएचसीआर 1540 द्वारा लागू एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए पारित किया गया। यूएनसीआर 1540 संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने डब्ल्यूएमडी के प्रस्ताव, उनकी आपूर्ति संसाधनों और गैर राज्य अभिकर्ताओं से संबंधित सामग्री को विरोध प्रभावित उपाय करने के लिए उन्हें लागू करने के लिए बाध्यकारी दायित्व का स्थान दिया। क्या आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि सामूहिक विनाश और हथियार डब्ल्यूएमडी के पद का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो इंग्लैंड में 1937 में किया गया था, कैटरबरी के। इसका उपयोग उन्होंने स्पेन के गृह युद्ध के दौरान जनरल फ्रांसिस्को के समर्थन में जर्मनी और इटली की फासीवादी सरकारों बास्क शहर के नागरिकों पर की गई थी हवाई बमबारी की घटनाओं के लिए।